LSC 4L के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये मैंने इग्नू की बुक्स में से एक नोट्स बनाए हैं, रिटर्न नोट्स हैं मेरे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे जो आ सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है रिजॉल्विंग पावर। इसका फॉर्मूला जो होता है डी का मतलब होता है रिजॉल्विंग पावर, D = 0.61 लैम्डा अपॉन में n sin अल्फ़ा। इसमें लैम्डा का मीनिंग होता है वेवलेंथ, अल्फ़ा का मतलब होता है हाफ एंगल ऑफ लाइट, एंड n sin अल्फ़ा का मतलब होता है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस। तो इसमें ये होता है कि जब ये लैम्डा जब डिक्रीज़ होगा, लैम्डा जब डिक्रीज़ होगा तो रिजॉल्विंग पावर हमारी इंक्रीज़ होगी, और जब हमारा ये अल्फ़ा जब इंक्रीज़ होगा तो हमारी रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज़ होगी। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो हमारा रिजॉल्विंग पावर है वो अल्फ़ा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब हमारा लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमारा लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो हमारा रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपने देख ली। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में क्या क्या अलग होती हैं, डिफरेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, डायसेक्शन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो होता है जो कि हमारा पतली चीज़ों को जिससे हम देख सकते हैं। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम नीचे मिरर रहती है, उस मिरर से लाइट आती है, तो लाइट जब हमारे स्पेसिमेन से पास करती है तब जाके हम उसके अंदर की चीज़ों को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। पर डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में कोई भी थिक ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं जिसके थ्रू लाइट पास ना हो, और इसमें जो लाइट होती है वो साइड या ऊपर से दी जाती है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट के माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देख सकें। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, मतलब उल्टी इमेज फॉर्म होती है, और डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में कोई भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होती है। इसका थर्ड है माइक्रोमेट्रिक मेज़रमेंट। तो ये दो तरह के होते हैं, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर दो तरह के होते हैं, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर। तो ऑक्यूलर डिवीज़न माइक्रोन्स में कैसे निकालते हैं हम, शॉर्ट स्टेज माइक्रोमीटर की रीडिंग और ऑक्यूलर डिवाइड बाय ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे हम OM डिवीज़न निकाल सकते हैं, मतलब ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की डिवीज़न, और ये माइक्रोन्स में निकलती है। अब हम लेंथ ऑफ पैरामीशियम कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ पैरामीशियम निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ 1 ऑक्यूलर माइक्रोमीटर डिवीज़न, एक डिवीज़न के बीच की वैल्यू ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उस कितने डिवीज़न होंगे ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के उससे। अब इसका दूसरा पार्ट है, मतलब एक और क्वेश्चन दूसरा, वाइटल स्टेनिंग। वाइटल स्टेनिंग दो तरह की होती है, बेसिक स्टेन्स और एसिडिक स्टेन्स। बेसिक स्टेन्स में मिथाइलिन ब्लू को यूज़ करते हैं हम लोग, और एसिडिक स्टेन्स में ट्रिपेन ब्लू एंड कॉन्गो रेड वगैरह को यूज़ करते हैं। जो बेसिक स्टेन होता है मिथाइलिन ब्लू, ये हमारा जनरली सेल की न्यूक्लियाई के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जो एसिडिक स्टेन होता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह, लिम्फेटिक वेसल वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ करते हैं हम लोग स्टेनिंग को। तो इसमें एल्जानिन एक एसिडिक वाइटल स्टेन होता है, और ये बोन्स को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और अब चलिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट आता है, ह्यूमन बक्कल एपिथेलियल सेल। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, पहले अपने माउथ को रिंस करेंगे, फिर उसके बाद से चिक के अंदर से, मतलब गाल के अंदर से हम थोड़ा सा एक स्क्रैप लेंगे, मतलब थोड़ा सा काटेंगे मांस को। उसके बाद हम उसको एक स्लिप पर रखेंगे। उसके बाद हम उसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, और उसके बाद हम तुरंत ही एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू की डालेंगे। फिर उसके बाद से 2 मिनट तक हम लोग ऐसे रखेंगे। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद हम उसमें से जो एक्सेस स्टेन डली होगी हमारी, उसको हम रिमूव कर देंगे फ़िल्टर पेपर की मदद से। फ़िल्टर पेपर का जो टॉप से हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको सुखा देंगे, मैं उसको रब नहीं करना, ऊपर से बस टच करना है। उसके बाद हम उसमें एक ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे। मैं इसमें ये
एक सीरीज़ वाइज चल रहा हूँ, तो आप देखते रहिएगा। उसके बाद से हम ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे, फिर उसके बाद से हम उसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे। उसके बाद से हम इसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए रेडी हो गया ये। अब एनिमल टिश्यू पे आ जाते हैं। एनिमल टिश्यू 5 तरह के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। इसको इन टिश्यूज़ का फंक्शन भी अभी हम पढ़ेंगे। इन 5 तरह के एनिमल टिश्यूज़ को आप याद कर लेंगे, टाइप्स को। ओके, एंड चलिए अब अगला पेज देखते हैं। इसमें पहले देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू 5 तरह के होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल, कोलुमनार एपिथेलियल, सिलेटेड एपिथेलियल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो स्क्वैमस एपिथेलियल जो होता है हमारा स्मूथ लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ब्लड वेसल, हार्ट की चेम्बर्स में स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसका क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये हमारे ग्लैंड की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, पैंक्रियाज हो गया, इनकी लाइनिंग में हमारे क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं। और उसके बाद आता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल। तो इसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज में 3 तरह के आते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और बोन्स तो हमारे बोन्स होते हैं और इनमें अलग अलग प्रकार होते हैं। पर अब जो हम एक तरह से क्लासिफिकेशन लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियो को हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो अब बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू दोबारा 2 तरह के होते हैं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये कार्टिलेज वाले से अलग है, ये जो 2 हैं ये अलग होते हैं और ये अलग हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अब चलते हैं मसल्स पे। तो मसल्स 3 तरह के होते हैं, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड से देख सकते हैं स्मूथ लंग्स वगैरह, हार्ट हो गया, कार्डियक हार्ट के मसल्स होते हैं कार्डियक वाले, और स्मूथ मसल हो गए लंग्स हो गया। अब चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये अब प्लांट में आ गए हैं हम लोग, प्लांट में। तो प्लांट में ये सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा। इसमें फर्स्ट आता है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमारा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, मेसोफाइल ऑफ लीव्स और अलग अलग जगहों पे पाया जाता है प्लांट की। और इसका जो मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड में, सिक्रेशन एक्सक्रीशन में इसका मेन फंक्शन होता है। ज़्यादातर हमारे जाइलम ऑफ फ्लोएम में पाया जाता है, क्योंकि जाइलम ऑफ फ्लोएम हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट में फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसका तो काम ही हमारा सिक्रेशन एक्सक्रीशन और स्टोरेज था। तो ये हमारा एक तरह से जाइलम ऑफ फ्लोएम में पाए जाते हैं। और उसके बाद से आता है सेकंड पार्ट है इसका कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा हमारा यंग स्टेम्स में, पेटियोल ऑफ लीव्स में, स्टॉक ऑफ फ्लावर में, मतलब यंग स्टेम तो आप समझ ही सकते हैं। पेटियोल ऑफ लीव मतलब जो पत्ते की बीच की जो डंडी होती है उसे, और जो फूल के जो डंडा होता है जिससे फूल जुड़ा होता है उसमें कोलेन्काइमा सेल्स हमारे पाए जाते हैं। तो कोलेन्काइमा जो है इसका जो फंक्शन होता है हमारे प्लांट को मैकेनिकल जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है प्लांट को हमारे। ये ज़्यादातर स्टेम्स और लीव्स में देता है कि प्लांट स्टेम जो होता है वो इलास्टिक से स्ट्रेंथ रहती है उसकी, ताकि टूटे ना। और जो लीव्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं ताकि वो जल्दी ब्रेक ना हो हवा के बहाव से। अब इसका थर्ड पार्ट स्लेरेन्काइमा। स्लेरेन्काइमा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं इनका भी काम हमारा स्ट्रेंथ देना ही होता है प्लांट को। बट ये जो स्लेरिड्स वगैरह में पाए जाते हैं और ये रेगुलर शेप्ड होते हैं। ओके, तो अब चलते हैं दूसरा एक तरह से पार्ट लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, स्मीयर टेक्निक टू एब्जॉर्ब फॉर सेक्स क्रोमाटिन। सेक्स क्रोमाटिन को स्मीयर टेक्निक देखेंगे। स्मीयर टेक्निक से हम सेक्स क्रोमाटिन को देखेंगे बक्कल कैविटी के एपिथेलियल सेल्स के द्वारा। इसको हम एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म करेंगे। पहले लेंगे हम अंदर चिक के अंदर का दोबारा हम स्क्रैप लेंगे
उसके बाद से हम जो पहला होगा उस हम स्क्रैप को फेंक देंगे, हम दूसरा स्क्रैप लेंगे। उसके बाद से हम स्क्रैप को लेने के बाद हम उसको एयर ड्राई करेंगे, हवा से सूखने छोड़ देंगे। उसके बाद से हम उसको स्लाइड को कोपिन जार में डालेंगे जिसमें कि पहले से 90% अल्कोहल होगा। तो उसके बाद से हम जो कोपिन जार को 6 नॉर्मल SCL में डालेंगे 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद से उसमें जो डेब्रिस, जो सड़ा गला या बचा हुआ ख़राब सामान बचेगा उसको हम निकाल देंगे स्मेयर में से। फिर उसके बाद से हम उसको जो इस हमारा बचेगा कंटेंट उसको हम डिस्टिल वाटर से उसको धोएंगे। फिर उसके बाद से उसमें 4% जिम्सा स्टेन डालेंगे, इसमें को वाटर में डालेंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके। फिर उसके बाद से एयर ड्राई करेंगे। फिर हम अपना माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमारी स्लाइड रेडी हो जाएगी। उसके बाद अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं, हीटिंग टेस्ट और मॉलिश टेस्ट। तो हीटिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का या किसी भी चीज़ का, हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानेंगे, उसको हम हीट करेंगे तो उसमें 4 मतलब वो पट पट की आवाज़ आएगी। उसके बाद से उसमें जले हुए चीनी की खुशबू आएगी, जो उसमें से स्मेल आएगी वो जले हुए चीनी की आएगी। तो हम क्या इससे निकालेंगे कंक्लूज़न कि वो कार्बोहाइड्रेट है। पहला टेस्ट हो गया हीटिंग टेस्ट। उसके बाद से अब आता है दूसरा टेस्ट हमारा मॉलिश टेस्ट। इसमें हम 2 ml सॉल्यूशन लेंगे जो हमारा सैंपल है, या मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का सैंपल हुआ तो उसके बाद उसमें हम 2 ड्रॉप 1% अल्फ़ा नेप्थोल डालेंगे। अल्फ़ा नेप्थोल डालने के बाद उसके बाद से हम उसके जो फ्लास्क हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जिसमें हमने सॉल्यूशन को कंटेन करा हुआ है, उसके हम कॉर्नर से 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। उसके बाद उसमें से पर्पल कलर का एक कॉम्प्लेक्स फ्यूम फॉर्म होगी। अगर पर्पल कलर की कॉम्प्लेक्स फ्यूम फॉर्म्स होती हैं तो हम इस मॉलिश टेस्ट को पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मॉलिश टेस्ट ये शो करेगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उस सैंपल में। अब आता है दूसरा पार्ट, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को चेक करने के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है, सॉल्युबिलिटी या pH मान लीजिए। इसमें जो होती है सॉल्युबल होता है हमारा वाटर के साथ, और जो pH है अगर वो न्यूट्रल होता है तो मोनोसैकेराइड के लिए आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा टेस्ट है हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट, ओसाजोन टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में हम जब सॉल्यूशन में बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो अपना कलर ग्रीन, येलो या रेड इनमें से एक फॉर्म करता है। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है। और ओसाजोन टेस्ट में 10 ड्रॉप डालेंगे हम नाइट्रिक एसिड की, और 200 mg फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं, इसका डबल अमाउंट डालते हैं हम सोडियम एसीटेट का। उसके बाद हम इसको हीट करते हैं वाटर बाथ में, और उसके बाद से आधा 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडा हो सके रूम टेम्परेचर के बराबर। फिर इसके बाद इसमें एक येलो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, तो हम इसे एक तरह से प्रूव कर सकते हैं ये एक हमारा मोनोसैकेराइड होगा। इसके बाद आता है हमारा प्रोटीन के 4 टेस्ट होते हैं, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट और मिलन्स टेस्ट। तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट में क्या होता है, हम मान लीजिए हम अपना सॉल्यूशन लेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन जिसमें कि प्रोटीन है, और उसमें 2 ml ऑफ इथेनॉल डालेंगे। इसकी वजह से जो होगा हमारा प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर कोई भी पीपीटी फॉर्म होती है तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट था हमारे सॉल्यूशन में। और इसका सेकंड टेस्ट है बायोरेट टेस्ट। इसमें 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालेंगे। उसके बाद से हम उसमें अपना जो टेस्ट सैंपल प्रोटीन का उसको हम डालेंगे, तो जो उसमें वॉयलेट या पिंक कलर फॉर्म होगा। तो पिंक कलर जो होता है वो हमारे पॉलीपेप्टाइड, जब अगर हमारा प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड है तो हमारा पिंक कलर फॉर्म होगा। और वायलेट कलर तो अलग अलग और जो डिफरेंट तरह के प्रोटीन होते हैं उनके लिए अलग अलग फॉर्म हो सकता है। उसके बाद हमारा थर्ड टेस्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। इसमें हम 3 ml प्रोटीन डालेंगे, उसके बाद 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, जिसके बाद जो हमारा वाइट पीपीटी होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद हीट करने की वजह से जब हम बॉईल करेंगे तो हमारा जो वाइट पीपीटी फॉर्म होती है प्रोटीन और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने पर वो डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद से हम सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो उसके बाद सॉल्यूशन येलो में टर्न हो जाएगा, तो इससे कंफर्म हो जाएगा ये प्रोटीन है। उसके बाद से लास्ट टेस्ट है हमारा मिलन्स टेस्ट। इसमें 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद से मिलन्स रिएजेंट डाल देंगे उसके अंदर 1 ml, तो येलो कलर की वाइट पीपीटी फॉर्म होगी।
तो उसे हम कंफर्म कर सकते हैं ये प्रोटीन है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय बताएं इस वीडियो के बारे में। और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।